अध्याय 5वां बहुजन समाज के निर्माण में बहुजन समाज पार्टी का योगदान। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है जिसने बहुजन समाज के वास्तविक स्वरूप को गहराई से अध्ययन किया है। साथ ही इस पार्टी ने बहुजन समाज, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बुद्धिस्ट आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आते हैं, जिनकी कुल मिलाकर आबादी यहाँ लगभग 100 में से 85 है। इन सभी को बहुजन समाज के वास्तविक स्वरूप की जानकारी देने के लिए कैडर कैंप व अन्य तौर तरीकों के माध्यम से उन्हें जानकार बनाने हेतु हर प्रकार की कोशिशें की है। ये कोशिशें अब भी लगातार जारी है और आगे तब तक जारी रहेंगी जब तक बहुजन समाज का प्रत्येक अंग अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर लेता है, अर्थात बहुजन समाज को नहीं बना लेता है। बहुजन समाज पार्टी ने यह कार्य जब 14 अप्रैल 1984 से शुरू किया है, तब से ही मनुवादी राजनीतिक पार्टियों ने हर प्रकार की कोशिशें की है कि बहुजन समाज किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। इसके लिए इन पार्टियों ने बहुजन समाज के हर अंग को बहुजन समाज पार्टी और पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी व अन्य राष्ट्रीय नेताओं के बारे में भिन्न भिन्न अफवाहों को फैलाकर गुमराह करने का अथक प्रयास किया है। परंतु अफवाहों को फैलाने का यह कार्य मनुवादी पार्टियों ने स्वयं नहीं किया है, बल्कि बहुजन समाज के कुछ स्वार्थी एवं दिशाहीन लोगों को आगे करके उनके द्वारा करवाया गया है और अभी भी करवाया जा रहा है। इसके बावजूद भी इस पार्टी ने अपने मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपना कदम पीछे नहीं हटाया है और इन मनुवादी राजनीतिक पार्टियों को हर अफवाह का तर्क के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके कारण अब ये पार्टियां कुछ थक हार कर वो बहुजन समाज को बनते हुए देखकर बहुजन समाज पार्टी से चुनावी समझौता करने के लिए आमादा रहती है। हालांकि कुछ मनुवादी पार्टियों की पहल पर उनकी मनुवादी मानसिकता को परखने के लिए प्रदेश स्तर पर कुछ प्रदेशों में चुनावी समझौता भी किया, जिसमें हमने यह अनुभव किया है कि अभी तक सवर्ण हिंदुओं की मनुवादी मानसिकता पूरे तौर पर बहुजन समाज के प्रति बदली नहीं है, क्योंकि समझौते के तहत हर चुनाव में हमने यह देखा है कि जो सीटें समझौते के अनुसार हमारी पार्टी के हिस्से में होती है, तो उन सीटों पर सवर्ण हिंदुओं का वोट हमें नहीं मिलता है, बल्कि दूसरी मनुवादी पार्टी के उम्मीदवारों को चला जाता है, जिससे हमारी पार्टी को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचता है। लेकिन जो सीटें समझौते के तहत मनुवादी पार्टी के हिस्से में होती है, तो उन सीटों पर बहुजन समाज का तैयार हुआ एक एक वोट उन्हें ट्रांसफर हो जाता है और उन्हें फिर पूरा फायदा मिल जाता है। अर्थात इस तजुर्बे से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुवादी राजनीतिक पार्टियों से चुनावी समझौता करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुजन समाज को ऐसी पार्टियों से चुनावी समझौता करने की बजाय अपनी विशाल आबादी को ध्यान में रखकर वो उनमें भाईचारे के आधार पर आपसी समझौता करना चाहिए और यह समझौता स्थायी व टिकाऊ होगा, जिससे बहुजन समाज अकेले ही अपने वोटों के बलबूते पर केंद्र व प्रदेशों की सत्ता पर आसानी से आसीन हो सकता है। आज खुशी की बात है कि बहुजन समाज ने बहुजन समाज पार्टी की इन सब बातों को गंभीरता से लेकर अपने आप को काफी हद तक तैयार कर लिया है और यही मुख्य वजह है कि इस पार्टी ने बहुत कम समय में अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दर्ज कराई है, जिसका ताजा उदाहरण यह है कि अभी हाल में कुछ महीने पूर्व 7 जून 2000 को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री और पुरुष की साझेदारी से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी थ्रू पार्टनरशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन के विषय पर आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की ओर से न्यूयॉर्क में महिलाओं का एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत की ओर से अकेले मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला तथा विषय के अनुसार जो भाषण मेरे द्वारा वहां दिया गया था उसका भाषण देते हुए फोटो एवं भाषण का अंग्रेजी मूल रूप व हिंदी में अनुवादित रूप भी अगली पृष्ठ पर दिया गया है। बड़े से बड़ा पद अथवा सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, यह तो माध्यम है उस बदलाव का, उस सामाजिक परिवर्तन का जो हम लाना चाहते हैं। हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिसमें दलितों को, मजलूमों को, अति पिछड़े वर्गों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को स्वाभिमान के साथ और सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मिले, पढ़ने लिखने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले। यही संकल्पना थी संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की और उन महान समाज सुधारकों की जिन्होंने बहुजन समाज की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन के लिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निरंतर संघर्ष किया। कुमारी मायावती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री और पुरुष की साझेदारी से लोकतंत्र विषय पर आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन द्वारा 7 जून 2000 को न्यूयॉर्क यूएसए के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जनरल असेंबली हॉल नंबर 3 में आयोजित संसार भर की महिला प्रतिनिधियों को भारत की ओर से संबोधित करते हुए बीएसपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं सांसद कुमारी मायावती जी। स्टेटमेंट बाय ऑनरेबल मिस मायावती, member of parliament and leader of Bahujan Samaj Party. Madam President, thank you for giving me the floor. May I first of all compliment IPU on organizing this meeting to give concentrate meaning to its cooperation agreement with the United Nations. United Nations, if it is to be effective in the 21st century, must work together with parliaments through their organizations, the IPU, to ensure that its achievements are well known and so that its initiatives are supported by the parliament of the world and implemented in due time. Point 2. Madam President, I wish to concentrate in my brief intervention on some of the 12 issues identified by the IPU, where the parliamentarians could make a genuine difference. First of all, as suggested in the paper, we must work to ensure the establishment of parliamentary committees on gender, which must have an equal participation by women and men. Reflecting the spirit of partnership that was forged at the New Delhi meeting in February 1997, we must also work to encourage public debate on the effective implementation of the Beijing Platform for Action and its follow-up. In my capacity as the Chief Minister of the state of Uttar Pradesh, which has a population of more than 140 million, I always endeavored to ensure that the interest of the deprived sections, be it women, marginalized population groups, or other similar sections of the society, were the foremost consideration of the administrations. There can be no development without the growth and development of the most backward classes and of those who have been historically excluded and continue to be marginalized from the benefits of globalization and economic growth and development. Social documentary is to be achieved in addition to economic and political equality. The feudal tendency of exploitation by the rich of the poor and by men of the women has to be stopped
Forthwith, acceptance of social equality of men and women and rich and poor is an urgent need and should be adopted as a priority program by this conference. Political democracy without social and economic change is meaningless. Democracy will survive, strive, and thrive only when social content to the political rights is given to the women. That will be the real democracy through mutual partnership between men and women. 2a. Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Constitution of India, introduced plethora of provisions in the Constitution of India for social upliftment of the oppressed sections of the society in general and women in the particular, which can be adopted as model in other discriminating societies as well. Third, Madam President, I do not wish to take up too much time of this august gathering, but I was particularly struck by the recommendation regarding the need to frame or amend rules of political parties which encourage selection of more women leaders. This is of utmost importance. I support it wholeheartedly, not only as the Indian delegate but as the duly elected head of one of the largest parties of India, the Bahujan Samaj Party. I hope that with the implementation of recommendations of the IPU, more and more women courageous of mind would reach leadership positions in their political parties. Thank you. लोकसभा सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी की नेता कुमारी मायावती का संयुक्त राष्ट्र में दिए गए वक्तव्य का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। मैडम अध्यक्ष, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अनुमति दीजिए कि सबसे पहले मैं IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का शुक्रिया अदा करूं कि उसने संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने सहयोग समझौते को ठोस मायने तथा शक्ति प्रदान करने की नीयत से इस सम्मेलन का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी में अगर प्रभावी भूमिका अदा करनी है तो उसे विभिन्न देशों की संसद के साथ उनके संगठन IPU के द्वारा मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी उपलब्धियों से लोग परिचित हो रहे हैं, जिससे विश्व भर में सभी संसदों का सहयोग संयुक्त राष्ट्र की पहल व प्रयासों को मिल सकेगा तथा उनका क्रियान्वयन समय पर हो सकेगा। मैडम अध्यक्ष, मैं चाहती हूं कि अपने संक्षिप्त भाषण में उन 12 मुद्दों में से कुछ पर ही अपने आप को केंद्रित रखूं जिन्हें IPU ने चिन्हित कर रखा है। ये वे विषय हैं जिन पर सांसदगण अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि दस्तावेज लेख में वर्णित है, हमें जेंडर लिंग भेद विषय पर आधारित ऐसी संसदीय समितियां गठित करने का प्रयास करना चाहिए जिसमें पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी अवश्य हो, ताकि यह उस भावना को प्रतिबिंबित कर सके जो फरवरी 1997 की नई दिल्ली की बैठक में निर्धारित किया गया था। महिलाओं के बीजिंग चीन सम्मेलन के कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन तथा उसके फॉलोअप कार्यों के बारे में भी हमें अवश्य ही जनता में आम बहस को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि 14 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रांत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में मैंने जब कार्य किया तो मेरा अनवरत प्रभाव रहा कि समाज के दबे कुचले लोगों, चाहे वे महिलाएं हो, पिछड़े लोगों का समूह या उस प्रकार के समाज के पिछड़े वर्ग के अन्य लोगों के हितों के प्रति शासन प्रशासन सतर्क व संवेदनशील रहे। समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों के उत्थान और समृद्धि के बिना पूर्ण विकास संभव ही नहीं है। अभी भी समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग तथा वे सब जिन्हें ऐतिहासिक रूप से नजरअंदाज किया जाता रहा है, विश्व व्यापारीकरण, वैश्वीकरण तथा
आर्थिक उन्नति व विकास के लाभों से वंचित है। आर्थिक व राजनीतिक बराबरी के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र का लक्ष्य भी हमें प्राप्त करना है। धनवान लोगों द्वारा गरीबों का तथा पुरुषों द्वारा महिलाओं के शोषण की सामंती प्रवृत्ति को हमें तत्काल समाप्त करना होगा। पुरुष और महिला तथा अमीर और गरीब के बीच सामाजिक समानता को मान्यता दिलाना एक फौरी आवश्यकता है। सम्मेलन को चाहिए कि वह इस कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का जिम्मा अपने हाथों में ले। सामाजिक व आर्थिक बदलाव के बिना राजनीतिक परिवर्तन बेमायने है। लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा, प्रयत्नशील होगा तथा फलेगा फूलेगा जब राजनीतिक अधिकारों में ज्यादा सामाजिक शक्ति महिलाओं को मुहैया कराई जाएगी। दरअसल वास्तविक लोकतंत्र वही कहलाएगा जिसमें पुरुष और महिला के बीच एक दूसरे के लिए सहभागीदारी की भावना होगी। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के दबे कुचले वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए आमतौर पर महिलाओं के लिए खास तौर पर भारतीय संविधान में अनेक प्रकार के प्रावधान रखे हैं, जिन्हें एक मॉडल के तौर पर वे लोग भी अपना सकते हैं जिनके समाज में भेदभाव व असमानता विद्यमान है। मैडम अध्यक्ष, मैं नहीं चाहूंगी कि इस सम्मेलन में शामिल सम्मानित लोगों का बहुत ज्यादा समय लूं, लेकिन मैं खासकर उस सिफारिश का उल्लेख करूंगी जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से अपने पार्टी के संविधान निर्माण या उसमें संशोधन करके महिला नेताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह अत्यंत महत्व की बात है। मैं न सिर्फ भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य होने के नाते बल्कि भारत की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक बहुजन समाज पार्टी की निर्वाचित नेता होने की हैसियत से भी इस प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आईपीयू की सिफारिशों के क्रियान्वित होने के फलस्वरूप अधिक से अधिक मेरी महिला बहनें अपनी अपनी पार्टी के लीडरशिप की कुर्सी तक अवश्य पहुँच सकेंगी। धन्यवाद। इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज करा के बहुजन समाज को बनाने के लिए इनका बहुजन समाज का काफी और मनोबल बढ़ाया है। अर्थात बहुजन पार्टी के इस बढ़ते हुए महत्व को देखकर बहुजन समाज का अभी तक जो अंग पार्टी से नहीं जुड़ा है वह भी अब कुछ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के इस किस्म के अनेकों योगदानों को बहुजन समाज के लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए और बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी को तन मन व धन से पूरा सहयोग देना चाहिए। तभी बहुजन समाज इस देश में केंद्र व प्रदेशों की सत्ता पर आसीन हो सकता है और फिर स्वाभिमान की जिंदगी बसर कर सकता है।